बच्चों एक बार मुझे बताएं, आवाज आ रही एकदम परफेक्ट और ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। शुरू किया जाए आज की चर्चा। 8 नवंबर, आप सबका स्वागत है अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां पर द हिंदू बिजनेस लाइन और इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का पर डे फ्री एनालिसिस होता है। आप केवल हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इसे फ्री में देख सकते हैं बिना कुछ पे किए हुए। ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। और चर्चा में सबसे पहले जिस विषय पर बातचीत करेंगे उस विषय की कर लेते हैं। आज सैटरडे, आप सबको पता है कि आर्टिकल थोड़े से कम ही रहते हैं, और उसमें भी आज का जो आर्टिकल पहला है जो मेरे सामने है वो मुझे अच्छा लगा। तो एक आर्टिकल ये है, और उसके बाद एक ये समझिए, एक आर्टिकल चाइना की 1 नंबर वाली स्थिति पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और फिर एक प्रीलिम्स के लिए। दैट्स इट। आज 3 ही टॉपिक है, प्लस इसके बाद आपका कॉम्बैट का जो टेस्ट हुआ उसका आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे, इकोनॉमिक्स का एक ममदानी मॉडल है। आप सबको पता है कि न्यूयॉर्क में जो मेयर यानी जो शहर का प्रमुख होता है उसका चुनाव हुआ, और उसमें जो प्रत्याशी जीते हैं उनका नाम है जोहरन ममदानी। तो इस समय जोहरन ममदानी को लेकर के एक चर्चा है, और वो चर्चा ये है, इन्होंने जो इकोनॉमिक्स में एक नया मॉडल दिया है विकास का। तो क्या है वो मॉडल, उसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। टाइटल है इकोनॉमिक्स एंड ममदानी मॉडल। बहुत बेहतर है, क्या है इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। जीएस पेपर 2 वेलफेयर, यानी आप सबको पता है सोशल जस्टिस में सिलेबस का पार्ट है कि भारत की कल्याणकारी योजनाएं, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 3 समावेशी विकास। इसके अलावा इससे कोई भी अगर आप लिखना चाहते हैं सामाजिक न्याय के ऊपर तो यह कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बेहतर किया जाए तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा। एथिक्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपके सामने आता है, इस टॉपिक में एनवीडिया कंपनी जो है उसकी तरफ से कहा गया है कि चीन एआई की दौड़ जीतने जा रहा है। यानी अमेरिका की कंपनी अगर यह बात कह दे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना विश्व में नंबर 1 होने जा रहा है, तो स्वाभाविक हमको और आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए फॉर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और ए से और एथिक्स की निगाह से। तो यह भी महत्वपूर्ण। और सूडान में संकट, आपको पता है यूपीएससी पूछता है कि निम्नलिखित में से किन देशों में इस समय आर्थिक संकट या युद्ध इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई। आपको याद होगा ऐसा प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, तो वो प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण रूप से बनाया गया है। बाकी अभिव्यक्ति आईएएस की जो प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज है, जिसको आप लोगों ने पिछले कई सालों से बड़ा पसंद किया है, और आप सब इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। पैटर्न सिंपल है, यानी हमने पहले टॉपिक दिया, आपने पढ़ा, फिर आपने टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद आपको पता लग गया कि आप इकोनॉमिक्स है तो उसमें कहां खड़े हैं अभी। यानी आप सोचिए दिसंबर के पहले अगर आप ज्योग्राफी में हैं तो कहां खड़े हैं, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में हैं तो कहां खड़े हैं। और जैसे ही आपको पता लगा कि आपकी पोजीशन अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस 1 नंबर, और आपने उसी चीज को कंटिन्यू करना है। अगर आपको पता लगा कि यार अभी हम थोड़ा पीछे हैं, तो आपके पास अभी काम करने का मौका है। लेकिन यही जनवरी फरवरी के बाद आपके पास समय नहीं रहेगा अपनी कमियों पर काम करने का। तो इसीलिए यह टेस्ट सीरीज सबसे अद्भुत है, चूंकि ये जैसे होता ना कि अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। बिहार पीसीएस में जो ये कहावत आई थी और बड़ी प्रसिद्ध भी है, अगिला खेती, यानी अगर हम प्रोएक्टिव होकर के पहले से तैयारी करेंगे तो हमें बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, और हम बेहतर ढंग से प्रीलिम्स को निकाल पाएंगे। क्योंकि एक बार प्रीलिम्स में रुकना तो 2 साल आपका सीधा सीधा आपकी लाइफ से डिलीट हो जाना, समझिएगा, डिलीट हो जाना, 2 साल पीछे चले जाना। इसलिए ये बिल्कुल जबरदस्त है, और 15 तारीख तक इसमें बहुत सारे ऑफर्स भी हैं। और इसी के साथ जिनको लगता है कि प्रीलिम्स में अब उन्हें स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ काम करना है, डे बाय डे, अगर वो प्रीलिम्स की केवल मेंटरशिप चाहते हैं 2026 के लिए, तो आप
प्रीलिम्स की मेंटरशिप लेंगे जिसमें ये टेस्ट सीरीज आपको टोटल फ्री मिलेगी। और प्रीलिम्स की मेंटरशिप का जो फायदा होगा वो ऐसा होगा कि डिसिप्लिन से लवरेज होगा, यानी डे बाय डे आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इन पर फोकस करके हम लोग काम करेंगे, तो शायद आपके पास होने का चांस अगर X% है तो उसमें कुछ न कुछ परसेंट जरूर बढ़ जाएगा। बाकी मेहनत तो आप ही की करनी होती। ये हमारे सारे कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज को आप हमारे यहाँ यानी कंप्लीट फाउंडेशन हमारे यहाँ उपलब्ध है, ऑप्शनल के साथ, विदाउट ऑप्शनल सारी चीजें आप जुड़े और यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ करें। बाकी 12th के बाद की पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारे टॉपिक हैं और अब इन्हीं टॉपिक में से हम लोग पहले टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। और जो पहला टॉपिक है वो आपके सामने न्यूयॉर्क के मेयर का, और कुछ भी नहीं है। अगर इस टॉपिक को मैं एक शब्द में खत्म करना चाहूं तो क्या मैं यहां लिख दूं, और कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी क्षमता निर्माण। किसकी क्षमता का निर्माण करना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकीय लाभांश है, या जो हमारी जनसंख्या है उसकी क्षमता को बड़ा कर दिया जाए। और बड़ा करने में क्या है, जो मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूं वो क्या है, सुनील अभिव्यक्ति फार्मूला जो मैंने बताया 6HR, यानी ह्यूमन रिसोर्स में, एक ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में बदलने के लिए जो 6 चीजें मैंने बताई हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनका पूरा कॉन्सेप्ट उसी के इर्द गिर्द घूमता है। किसका? मिस्टर ममदानी का, जिसके दम पर वो जीत करके आए, जो बहुत टफ था उनके लिए। तो 6HR क्या है? एक बच्चा पैदा हुआ, उसको अच्छा न्यूट्रिशन, यानी उसकी मां के स्तन में दूध होना चाहिए। उसके बाद उसकी मां को और उस बच्चे दोनों को बेहतर भोजन मिलना चाहिए न्यूट्रिशन के साथ। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, यानी कुछ दिनों के बाद से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो, जिससे वह बीमारियों से लड़ सके। अब बच्चा क्या करेगा? बेहतर ग्रोथ करेगा, ना तो वो बेस्टेड होगा ना ही स्टंटेड होगा। उसने खाना खाया, बेस्टिंग स्टंटिंग से बचा, परिणाम क्या हुआ? उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत बेहतर हुआ। अब उसके बाद वो गया स्कूल में, प्री नर्सरी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी उसी बात पर फोकस करती है। वो गया प्री नर्सरी में और वहां से उसका लर्निंग आउटकम बेहतर होता चला गया, क्योंकि उसका शरीर भी स्वस्थ है, उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। स्वाभाविक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, सब हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे। उसका लर्निंग आउटकम अच्छा होगा, उसने अच्छी एजुकेशन ली। आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस है, मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन पर फोकस है, यानी ये सब उसको मिला। तो क्या हुआ? वह ह्यूमन अब एक बेहतर एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। साथ ही एजुकेशन के साथ साथ स्किल, यानी उसके कौशल विकास को भी सरकार ने प्रमोट किया, अटल इनोवेशन मिशन और इस प्रकार की बहुत सी चीजें, अटल टिंकरिंग लैब, इस प्रकार की जो चीजें चल रही, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो हमने पढ़ाया भी, उसका स्किल डेवलप किया। स्किल डेवलप करने के साथ हमने उसको ट्रेनिंग भी दी कि उस स्किल की उसने पढ़ाई करते करते ट्रेनिंग ली। यानी जितने भी हमारे ITI हैं या जितने भी टेक्निकल संस्थान हैं, उनको क्या किया गया, यानी जितने भी एकेडमिक्स के सेंटर हैं उनको हमने उद्योगों के साथ कोलैबोरेशन मोड पर आगे बढ़ाया, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, यानी उद्योग और शिक्षा के बीच में सहयोग की। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस सिलेबस को हम, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग बनाए, और जो वो पढ़ रहे हैं उसको फैक्ट्री में जाकर के प्रैक्टिकल करें। तो यानी हमने उनको ट्रेन किया। रिजल्ट क्या हुआ? वह मानव से मानव संसाधन के रूप में बदल गए, खुद अपना विकास किया और देश का भी विकास किया। यानी वो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स पर निर्भर ना होकर के स्वयं अपना वेलफेयर सुनिश्चित करें। यही ममदानी मॉडल है, यही किसी भी देश में मानव को मानव संसाधन या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मॉडल है, यानी मानव पूंजी निर्माण का भी मॉडल है। और यही सुनील अभिव्यक्ति HR फार्मूला भी है, जो ना जाने कब से आपको पढ़ा रहा हूं। तो ममदानी का जो ये मॉडल है, जिसको अभी मैं संक्षेप में डिस्कस कर दूंगा, आप इसको पढ़ें या इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों
इस टाइप की कोई भी चीज पढ़ें तो आपको हमेशा याद रहे कि मेरे सर ने बहुत पहले ही 6HR फार्मूला आपके दिमाग में डाल दिया था। आज वो सक्सेसफुल हैं, उनकी बातें सुनी जा रही। आपको भी एज ए डीएम यही अगर आप अपने जिले में करते हैं, आप भी अपने जिले में सबसे फेमस डीएम यानी अपने आसपास सबसे फेमस डीएम आप ही होंगे, याद रखिएगा। अब हम इसी विषय को आपके सामने रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप न्यूयॉर्क सिटी में हैं। ऑब्वियस है हमें न्यूयॉर्क चलना पड़ेगा। न्यूयॉर्क का नया प्रयोग, जहां लाखों लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है मतलब न्यूयॉर्क को कहा जाता है कि प्रवासियों ने न्यूयॉर्क को बनाया। प्रवासी यानी चाहे इंडिया से जाएं, किसी भी देश से वहां जाएं। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप न्यूयॉर्क सिटी में हैं, जहां लाखों लोग रहते हैं, हर वर्ग के, हर जाति के, और वहां के नए मेयर चुने जाते हैं जोहरन ममदानी, जो भारतीय मूल के हैं। वो एक दिन कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब जो वेलफेयर यानी कल्याण का मॉडल है, लोगों को मुफ्त चीजें बांटना नहीं है। यानी वो कल्याण का मतलब फ्रीबीस नहीं मानते। वो कहते हैं हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता से आगे बढ़े। कैपेसिटी बिल्डिंग आप बताइए, कितनी बार मैं बता चुका हूं कैपेसिटी कैसे बिल्ड होगी, 6HR फार्मूला जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तो जब वो ऐसा कहते हैं, यहीं से जन्म होता है जो आपका टाइटल है, ममदानी मॉडल। मेरे प्यारे बच्चों, यानी ममदानी मॉडल ऑफ वेलफेयर, जो आज ना केवल अमेरिका बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी एक नया रास्ता दिखा रहा है। और हम कब से पढ़ते आए हैं, और यूपीएससी कब से आपसे ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो बस यही यहां पर डिस्कस किया गया है, और इस डिस्कशन में जो आपको जानने की जरूरत है, अगर हम जीएस पेपर 1 देखें तो जीएस पेपर 1 में जो सिलेबस है सोसाइटी में क्या लिखा, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यू, यानी गरीबी और विकासात्मक विषय रखा गया कि नहीं रखा गया बच्चों? आप कहेंगे हाँ सर रखा गया। उसमें क्या पूछता है कि अगर निर्धनता को खत्म करना है तो आपको प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन हटाना पड़ेगा। फिर पेपर 2 में आइए, गरीबी और भूख सोशल जस्टिस में, ये यूनिट का नाम है, गरीबी और भूख, पॉवर्टी एंड हंगर रिलेटेड इश्यू। उसमें क्या आपसे पूछ रहा है? उसमें आपसे पूछता है कि निर्धनता के तमाम कार्यक्रमों के बावजूद भी आज हिंदुस्तान में निर्धनता विद्यमान है। फिर लिखा था बिना पॉलिटिकल बिल के निर्धनता समाप्त नहीं हो सकती, यानी राजनीतिक शक्ति के बिना, पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है? यही ममदानी का मॉडल है, जिसके दम पर वो न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए। जब कैंपेन स्टार्ट हुआ था तो वो सबसे निचले नंबर पे थे, उनके बारे में किसी को पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने यही मॉडल सबको दिखाया और न्यूयॉर्क के लोग इसको समझ गए। लेकिन इंडिया में थोड़ा समझना और समझाना थोड़ा हैवी होता है। खैर, तो आई होप इस चीज को, और ममदानी का मॉडल आप सबको भी एमपी एमएलए बनाने का मॉडल है। जब उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की इसी बेस पर, तो एक भी आदमी उनके आसपास आता नहीं था। धीरे 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 उनका मॉडल लोगों को समझ में आया। न्यूयॉर्क ऐसे शहर में बंदा बाहर का होते हुए भी, अब ये अभी तो वही क्या, लेकिन हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन जीत लेते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास विजन है, आपके पास प्लान है, तो आप भी एमपी एमएलए हो सकते हैं। जनता सुनती है, समय लगेगा, बट आपको सुनाना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो जब यहां पर ये सारी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल बिल का मतलब यही ममदानी टाइप का मॉडल भारत के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अंदर भी डेवलप होना चाहिए, और हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी चीजें हमने एक्सेप्ट कर ली है। यहां तक की पिक्चर आप सबको बच्चों क्लियर हो गई। अब जीएस पेपर 2 में ही है कि जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, उनके लिए जो भी स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स के कारण उत्पन्न होने वाले विषय, तो वेलफेयर स्कीम्स भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और समावेशी विकास जीएस पेपर 3 है ही है। भाई हमें समावेशी विकास लाना है, कैसे लेकर के आएंगे? इंटर जनरेशनल इक्विटी को हमें लाना है, हम कैसे लाएंगे? पीढ़ियों के मध्य भी और दो पीढ़ियों के बीच भी हमें समता लानी है।
तो कैसे लाएंगे? ऑब्वियस है, ममदानी का मॉडल एक एग्जाम्पल अब आपको एग्जाम में यूज करते अंडरलाइन कर देना, दैट्स इट। फिर इसके साथ जीएस पेपर 4 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, वो भी मुझे याद आ गया, उसका भी मैं जिक्र आपके सामने कर दूं। क्या पूछा था प्रश्न, आपको याद होगा बच्चे? काफी टाइम बाद आज उस प्रश्न को मुझे रिकॉल करने का मौका मिला। आपको याद होगा 17-18 में एक प्रश्न आपसे पूछा था, एक बार चेक करिएगा, 17-18-19 किसी में एक बार में है कि भारत की जो विकास यात्रा रही है, इसने केवल कुछ लोगों के लिए वैभव के इनक्लेव्स बनाए, बाकी लोग पीछे छूट गए हैं। प्रश्न पूछा था कि नहीं? यानी कुछ लोग भारत की विकास यात्रा में अमीर हुए, बाकी पीछे छूट गए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? इस स्थिति को बदलने के नैतिक प्रतिमान क्या हो सकते? प्रश्न याद आ रहा है कुछ? बहुत टाइम बाद आज उसका मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आ गया। तो विकास की यात्रा में जो पीछे छूट गए वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन का शिकार हैं, कि हर पीढ़ी पहले खाना ही देख रही, उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रही, और सरकार भी उन्हें केवल खाना खिला रही है, इसलिए सरकार भी और कुछ सोच नहीं पा रही है। तो वैभव के एनक्लेव केवल कुछ लोगों के लिए ना हो, वो सभी के लिए हो। यानी 1% आबादी के पास ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 40% लोगों की जो एसेट है, जितनी 40% की एसेट है, उतना भारत के 1% लोगों की एसेट है। इस स्थिति को बदलने के लिए क्या करना होगा? स्वाभाविक है, ममदानी मॉडल आपको एक पॉइंट के रूप में डिक्टेट कर देना है। वही ममदानी मतलब सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR। मैं भी होता तो अपना 6HR का मॉडल लेके चलता, ना जाने कब से आपको मैंने पढ़ाया। और ममदानी मॉडल यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट यहां सीखने होंगे। एक तो ममदानी मॉडल, एक हो गया ट्रेडिशनल वेलफेयर, जो हमारी नीति रही है या अप्रोच रही है। ठीक है, ट्रेडिशनल वेलफेयर थिंकिंग, इसको हमें समझना होगा। सॉरी पारंपरिक कल्याण दृष्टिकोण, यानी हमारी नीतियों, हमारी जो नीतियां होती हैं वो अमूमन इसी पर रहती हैं। यानी ममदानी मॉडल क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ममदानी मॉडल के पहले जिन मॉडल्स पर हम वेलफेयर में बात करते हैं, उसमें जो सरकार का लक्ष्य होता था, क्या होता था? मुफ्त 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 मुफ्त। ठीक है, फ्री बीच पर हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके। सॉरी, क्या हो रहा है? तो पहले दुनिया में कल्याण का अर्थ क्या था? सरकार जनता को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज या नगद सहायता दे, और यह नीति बन गई या इस नीति को बना दिया गया गरीबी मिटाने का रास्ता, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का पुनर्वितरण। मतलब कि जिनके पास ज्यादा संसाधन हो गए हैं उनसे टैक्स, उनके ऊपर टैक्स लगाओ, उनका पैसा लो और फिर उस पैसे को सोशल वेलफेयर स्कीम में खर्चा कर दो। इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। और भारत में ऐसी ना जाने कितनी योजनाएं हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। पीडीएस, टारगेटेड पीडीएस, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, उसके पहले इंदिरा आवास, आयुष्मान भारत, ना जाने कितनी स्कीम्स हैं कि नहीं, आप मुझे बताएं। आप कहेंगे हाँ सर है। ऐसा नहीं कि ये स्कीमें बिल्कुल खराब रही, नहीं, इनसे बहुत से लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, मदद मिली। लेकिन एक दिक्कत भी आई, और वो दिक्कत क्या आई जो आज आप सब महसूस करते हैं? लोग सरकारी सहायता पर निर्भर होने लगे, यानी डिपेंडेंट होने लगे, और बाजार में ब्लैक मार्केट जैसी समस्याएं भी पैदा हो गई। पीडीएस वगैरह का जो भी राशन वगैरह होता है वो सब बांट लिया जाता है, लीकेज वहां पर बहुत ज्यादा है। तो जितनी भी वेलफेयर की भारत की स्कीम्स हैं उनको आप याद करिएगा, आपको ये वाली अप्रोच समझ में आ जाएगी। वही है ट्रेडिशनल वेलफेयर थिंकिंग। और इस ट्रेडिशनल वेलफेयर थिंकिंग पर फिर आप लोगों के सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बताइए, क्या आपको याद आया यूपीएससी ने कैसे हथौड़ा चलाया है? हाँ, चलिए, यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में भूख के मुख्य कारक के रूप में
भारत में भूख के मुख्य कारक के रूप में खाद्य उपलब्धता पर फोकस के कारण नीतियों का ध्यान प्रभावी मानव विकास नीतियों पर नहीं रह गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, मैंने समरी बता दी, एक लंबा प्रश्न था। क्या यह पूछा गया कि नहीं कि भारत की जो नीति है वह भूख को, यानी भूख को लेकर के जो भारत की नीति है वो केवल भोजन पर फोकस है कि लोगों को खाना उपलब्ध करा दो, जिसके कारण से प्रभावी मानव विकास नीतियां नहीं बनी हैं। क्रिटिसाइज कीजिए, क्या यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया? यानी यूपीएससी भी कह रहा है यही बात कि जो ट्रेडिशनल वेलफेयर थिंकिंग है, जिसमें सरकारें चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट, वो ये मानती हैं कि लोगों को अगर भूख है तो खाना उपलब्ध करा दो पीडीएस के माध्यम से, टारगेटेड पीडीएस के माध्यम से, अंत्योदय योजना के माध्यम से। और जब वो ऐसा उपलब्ध कराती हैं तो गर्व से कहती हैं, मित्रों हमने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया। पर वह भूल जाती हैं कि अगर हम प्रभावी मानव विकास रणनीति लेके चले तो हमें यह भोजन उन्हें उपलब्ध नहीं कराना होगा, वो स्वयं अपना भोजन उपलब्ध कर लेंगे। और ये जो ममदानी मॉडल है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेम वही है, प्रभावी मानव विकास नीति। ममदानी मॉडल साहब जो कह रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, ये वही है, प्रभावी मानव विकास नीति का ही एक हिस्सा है, जिसे मैं सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल 6HR के नाम से जानता हूं। अब यहां तक की पिक्चर अगर क्लियर हो गई हो तो सब ये डिबेट आपको लिखनी है। अब यूपीएससी आपसे पूछता है कि आर्थिक समृद्धि ना हो तो सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि बेकार है, तो आप क्या करोगे? और यूपीएससी ने एक प्रश्न और पूछा, ममदानी का मॉडल वहां जाके 100% टक लगने जा रहा है, ममदानी की सोच। यानी अब हम आ रहे हैं ममदानी स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट, जिसके आधार पर मतलब उनके विजन को जो ओट मिला, फ्रॉम डोल टू पार्टिसिपेशन, यानी दान नहीं भागीदारी। लिख लीजिएगा, ममदानी मॉडल यही है, दान नहीं, डोल नहीं, भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, यानी हेल्पिंग हैंड। यही यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नहीं? किसी को दान देने से अच्छा है, डोल देने से अच्छा हम उसका हेल्पिंग हैंड बने। तो जो ममदानी का मॉडल है, ये उस निबंध को लिखने में आपको मदद करेगा जो यूपीएससी ने आपसे पूछा है, दान नहीं भागीदारी। कैसे? अब यही ममदानी कहते हैं कि राज्य को गिवर, देने वाला नहीं बल्कि साथी यानी पार्टनर बनना चाहिए। किसका? नागरिकों का। और नागरिकों का पार्टनर आप कैसे बनेंगे? जब उसकी कैपेसिटी आप बिल्ड कर देंगे और फिर वही नागरिक आपके भी साथी बनेंगे, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर लेबर तो सारे नागरिक ही होते हैं ना बच्चों। तो इस मॉडल में ऐसा नहीं कि सरकार सहायता नहीं देती, इस मॉडल में भी सरकार सहायता देती है, लेकिन लोगों से कंट्रीब्यूशन की भी अपेक्षा करती है। आई होप आप समझ रहे हैं। यानी अगर सरकार इस मॉडल के अंतर्गत, हमारे यहां आयुष्मान क्या, फ्री हेल्थ सर्विस है, लेकिन ममदानी मॉडल में क्या होगा कि सरकार अगर मुफ्त चाइल्ड केयर देती है, यानी आपके बच्चे को टीका, वैक्सीनेशन, ये सब फ्री मिलेगा, तो माता पिता को भी किसी ट्रेनिंग या कम्युनिटी सर्विस में भाग लेना होगा। यानी एक हाथ दे और एक हाथ ले। जैसे मान लीजिए मैं एक अध्यापक हूं, मेरे बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिलती है, तो इस अध्यापक की अब एक जिम्मेदारी सेट हो गई कि सरकार के किसी प्रोग्राम में, जैसे किसी जागरूकता कैंपेन को मैं लीड करूंगा। तो मेरे लीड करने से क्या होगा? लोगों की क्षमता जो मुझे पता है मैं लोगों को सिखाऊंगा। यानी सुविधा भी मिले लेकिन जिम्मेदारी भी निभाओ, इससे बेहतर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मॉडल क्या ही हो सकता है ममदानी से अच्छा। तो भारत में अगर इसी सोच को अपनाया जाए, यानी ममदानी वाला समझा दिया, एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, तो अगर भारत में इसी सोच को मेरे प्यारे बच्चों अपनाए तो हम कहेंगे मनरेगा प्लस स्किल इंडिया। इसी को हम कहेंगे ममदानी मॉडल, कि मनरेगा है लेकिन मनरेगा को हम स्किल इंडिया से जोड़े, और जब हम ऐसा करेंगे इसे बोला जाएगा
प्रोडक्टिव वेलफेयर यानी उत्पादक कल्याण। आई होप आप समझ रहे हैं, ये बहुत बेहतर चीज है। यानी ममदानी के मॉडल को फिर समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा इसमें टर्म दिया गया है, थर्मोस्टेट। क्या दिया गया है बच्चों? थर्मोस्टेट गवर्नेंस। थर्मोस्टेट गवर्नेंस। थर्मोस्टेट यानी ममदानी कहते हैं कि सरकार एक थर्मोस्टेट यानी ताप का नियंत्रण करने वाले ताप नियंत्रक से किस रूप में आगे बढ़े। यानी ममदानी सरकार को एक थर्मोस्टेट से तुलना करते हैं कि जब अर्थव्यवस्था ठंडी यानी मंदी हो तो सरकार सहायता बढ़ाए, और जब अर्थव्यवस्था गर्म यानी तेज वृद्धि हो तो सहायता घटा दी जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है। यही सारी बातें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। पॉइंट इज क्लियर? इसको आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को पढ़ लेना, मतलब इस टॉपिक को, बाकी इसमें कुछ है नहीं। फिर एनवीडिया के जेंसन हुआंग ने कहा कि चीन एआई की दौड़ जीतने जा रहा है। तो सिंपल है, एआई चूंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमको और आपको हमेशा पढ़ते रहना होता है, और बस इसमें जो कहा गया है वो यही है कि जो अमेरिका और चाइना के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें कहा गया है कि भाई वो जीत लेगा। जीत क्यों लेगा? सिंपल सी बात है, मैं एक रीजन जो सबसे बड़ा आपको दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं, चूंकि इस पर कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा नहीं, बस केवल बताने के लिए कि अमेरिका को देख सकते हैं चाइना से कितना बड़ा थ्रेट हो चुका, और क्यों अमेरिका ने चाइना को कुछ दिन पहले जो मैंने टॉपिक कराया था, यानी बिना किसी कोल्ड वॉर के, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी लंबी जद्दोजहद के अमेरिका ने चाइना को अपने समकक्ष पावर माना। ये उसी समकक्ष पावर को देने का एक बड़ा कारण आपके सामने आप देख सकते हैं, एनवीडिया जो सबसे बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र की, उसी ने कह दिया कि चीन एआई की दौड़ जीतने जा रहा। तो चीन एआई की दौड़ जीतने जा रहा, कोई तकनीक की दौड़ जीतेगा, जरूरी नहीं कि हम जो आर्टिकल में लिखा है उसके आधार पर ही चीजों को सीख सकें। जैसा अभी हिस्ट्री ऑप्शनल पर आज हम लोगों की काफी डिबेट हो रही थी ग्रुप में, आज हम लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल पर काफी डिबेट की, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ग्रुप में। कोई कह रहा पेपर टफ होता है, कोई कह रहा बहुत लेंदी होता है। मैंने क्या बोला? बहुत सारे बच्चों में एक ही लीन, कुछ भी लेंदी नहीं, कुछ भी टफ नहीं, क्योंकि हम खुद लेंदी हैं, हमारी पर्सनालिटी ही लेंदी है, इसलिए हम हर एक चीज को लेंदी बना लेते हैं। वहीं जो स्मार्ट बच्चा होता है ना, हार्डवर्क के साथ जो स्मार्ट वर्क करता है, वो क्या करता है? तो जो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता है ना बच्चे, वो कभी भी ये नहीं देखता है कौन सिलेबस कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो बस ये देखता है कि यार अपने को गेम कैसे सेट करना है। तो आप इतिहास का कोई भी कालखंड पढ़िए, आपसे क्या अपेक्षित होता है प्रश्न में? अगर आपसे कहे कि 6 BC बौद्धिक एवं आर्थिक क्रांति का काल था, 6 BC का टाइम जो है इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक दोनों में रेवोल्यूशन था। अब आप दुखी हो गए, अरे यार ये प्रश्न क्या है? अरे भाई 6 BC में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन हो गया। अब उनकी सारी टीचिंग्स लिख दीजिए, और उनकी टीचिंग्स स्वाभाविक है उत्तर वैदिक काल और जो भी यानी वेद पुराण, इन सबसे अलग उन्होंने एक विजन दिया धर्म को लेकर के। तो ऑब्वियस है ये बौद्धिक क्रांति हो गई। और 2-2 3-3 शिक्षाएं लिख दीजिए, इससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते। 280 वर्ड में आपको 20 नंबर वाला क्वेश्चन लिखना है, 15-15 वाले में तो 250 शब्द लिखने हैं आपको, इनफैक्ट और भी कम, 240। और आर्थिक क्रांति का मतलब क्या हो गया? अरे भैया लोहे का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में हुआ, और कुछ साक्ष्य ऐसे भी बताते हैं कि लोहे और कार्बन का मिश्रण हुआ, जिससे कि यह तकनीक और मजबूत हुई, गहरे स्तर पर जुताई हुई, गहरे स्तर पर जुताई हुई, कृषि की उत्पादकता बढ़ी, तो सिंधु सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। मैं कहता हूं अगर इतना ही आप लिखो
नगरीकरण होगा, व्यापार होगा, वो सब तो आपने पढ़ा ही हुआ यार। इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं इस प्रश्न में, बौद्धिक और आर्थिक जागरण में। गुप्त काल स्वर्ण युग क्यों था? क्या दिखाओगे? राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर पर, इसके अलावा और कुछ दिखा पाओगे? चलो बताओ। और क्या ये सब आपको पता नहीं? सोसाइटी पढ़ते तब भी मैं डायग्राम बनाता हूं, समाज में क्या होना चाहिए, समाज के लोगों को क्या मिलना चाहिए। तो अगर समाज में क्या क्या होना चाहिए और समाज में क्या क्या होना चाहिए और समाज के लोगों को क्या मिलना चाहिए, अगर ये गुप्त काल में मिल रहा है तो स्वर्ण युग था। किसी इतिहासकार ने प्रश्न उठाया तो स्वर्ण युग नहीं था। तो सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज जरूरी नहीं है कि हम जो किताबों में उसी में खोए रहे हैं। अपने दिमाग को बड़ा करें, अपनी सोचने की क्षमता को बड़ा करें। डर हमारे अंदर है, डर जब तक निकलेगा नहीं आप कुछ कर नहीं सकते। डर जब तक है आप कुछ नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपना दूं। मैं देहरादून गया था, मेरा मैच था नॉर्थ जोन, 44th नॉर्थ जोन देहरादून में हुआ था। प्री नेशनल था, यानी अगर वो मैं क्वालिफाई करता तो मैं नेशनल में चला जाता। 7 मिनट तक मेरे साथ जो गए थे वो सीनियर पीछे से अधिकारी, मेरे बड़े भाई जैसे, वो मुझसे कह रहे थे कि जब आप एक तरफ चारों तरफ फायर हो रहे हैं और आप फायर नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा कि आपकी स्ट्रेटजी होगी। यानी 7 मिनट तक मैं पिस्टल उठाता, ट्रिगर मुझसे ट्रिगर प्रेस ही नहीं हो रहा था, जबकि बहुत मामूली, बहुत हल्का ट्रिगर होता है। क्यों? रीजन था डर। डर किस चीज का? कि यार अच्छा अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, मान लो दबा दिया, खराब चला गया तो। फियर, उस फियर ने मेरा मैच खराब कर दिया। वही फियर आप सबके अंदर है कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, पहले से। यानी अपनी बॉडी को हमने नेगेटिव वाइब्स पहले ही पकड़ा दी कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा यार। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा हिंदी का, किस इतना बड़ा पीएसआईआर बहुत सक्सेसफुल, हमारा तो पीएसआईआर है नहीं, अब हम क्या करें? तो हमने पहले ही अपनी बॉडी को नेगेटिव दे दिया कि तुम डरो, तो वो डरती रहेगी, परफॉर्म कर नहीं पाएगी। अब उसी में जो स्मार्ट होते हैं या जो प्रैक्टिस करते करते स्मार्ट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस करते करते इस चीज से ओवरकम कर जाते हैं कि कुछ भी डर नहीं, आपको अपना काम करना है, निष्काम कर्मी होगा। आपको जो आता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, डर अपने अंदर से निकालिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है। मेरे अंदर कुछ ना कुछ इस दुनिया में परफेक्ट है, ना इस दुनिया में कुछ एब्सोल्यूट है। जो कुछ भी है वो सामान्य। आप सामान्य बनिए, सामान्य ढंग से पढ़िए, घबराइए मत, देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे अब ये चीन एआई की दौड़ जीतने जा रहा है, इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? भारत को सीखने के लिए, आपको अपने आंसर में लिखने के लिए। चीन क्यों जीतने जा रहा है? 2 रीजन सबसे बड़े। पहला रीजन, बिना पढ़े देखो भैया, क्या है कि चीन में सब कुछ है सरकार के कंट्रोल में, यानी गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी है, सरकारी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मूल चरित्र होता है। जैसा आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था और फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। तो पूंजीवाद में सब बाजार के कंट्रोल में है, प्राइवेट सेक्टर के, सरकार वहां केवल फैसिलिटी प्रोवाइडर के रूप में है, और समाजवादी साम्यवादी में सरकार का कंट्रोल है। तो भाई सरकार का कंट्रोल है तो सरकार क्या करती है? एआई पर रिसर्च अगर कोई कर रहा है तो उसको सस्ती बिजली चाहिए। चाइना भारी सब्सिडी दे रहा है अपने एआई कंपनियों को। तो अब जब एआई कंपनियों को कॉस्ट कम लग रही है तो वो जबरदस्त आरएनडी कर रहे हैं।
इसके साथ साथ जो एआई के डेटा सेंटर्स होते हैं उनको बिजली बहुत लगती है, लेकिन वहां पर फिर से बिजली में चाइना ने जबरदस्त सब्सिडी दे रखी है। तो चाइना का एआई जो इकोसिस्टम है उसको सरकारी सब्सिडी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही। एक एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा नोजी आ रही, मुझे सर्दी हो गई। ठीक है, अब आता है दूसरा पॉइंट। एक तो हो गया कि सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही, दूसरा क्या है बच्चे, चाहे हम इंडिया हो चाहे इंडिया में तो तब भी गलीमत है, अमेरिका से आगे वो क्यों जा रहा है? बिकॉज अमेरिका में इतने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, तो वहां पर एआई को अभी हमने कल परसों भी शायद डिस्कस किया, अगर आपको याद हो कि 40 राज्य हैं। 50 राज्य, 40-50 कहने का मतलब कि जहां पर कानून, तो वहां पर एआई को रेगुलेट करने को लेकर के एक अमेरिका का तो मार्केट ड्रिवन रेगुलेशन है ही है, राज्यों का भी है। तो एआई पर जो भी आरएनडी हो रहा है, जो भी काम होता है, तो काम करने वाले लोग डरे हैं। वही डर जो आपके अंदर है कि अगर फेल हो गए तो सरकार हमारे ऊपर ये एक्शन ले सकती, सरकार वो ले सकती। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अमेरिका में टफ है, चाइना ने फ्री कर दिया है। चाइना में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो वो ओपन हो करके रिसर्च कर रही हैं वहां की कंपनियां। और तीसरा रीजन है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है अमेरिका ने चाइना ने अपने एजुकेशन और स्किल पर बहुत काम किया, 1970s के बाद ही किया, जिसका रिजल्ट आप ओलंपिक ऐसे खेलों में भी देख सकते हैं। और तीसरा रीजन है उनके पास एआई डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी फौज है, मतलब आर्मी वाली फौज नहीं, बहुत बड़ी संख्या, यानी जो वहां के ग्रेजुएट्स हैं वो एआई डेवलपर की एक बड़ी संख्या है उनकी। तो यानी उनके पास संसाधन भी है, उनके पास सरकार का सपोर्ट भी है। संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स भी है, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, जिसके कारण से चीन एआई की दौड़ जीतने जा रहा है। आई होप आप समझ गए, यही बस, इसमें और कुछ भी आपको पढ़ना नहीं। बाकी सूडान में संकट प्रीलिम्स आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो बस इतना ही था आज, और ये एडिटोरियल कॉम्बैट के सारे क्वेश्चन आपके सामने और सबका आंसर आप सबने, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, हर सैटरडे को मैं एक कॉम्बैट कराता हूं, जिससे आंसर राइटिंग स्किल बच्चों का कभी छूटे ना, कुछ न कुछ वो रोज लिखते, मतलब हफ्ते में कम से कम एक दिन खूब ढेर सारा लिखें, बाकी एक न एक प्रश्न लिखते चले। तो जो एक हफ्ते में मैं पढ़ाता उन्हीं पर प्रश्न दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आदर्श युवा ग्राम सभा 2025, ठीक है ना, इस पर फिर ऑब्वियस है वैश्विक भूख सूचकांक, फिर ब्रिक्स, फिर उसके बाद जो भी मैंने आपको टॉपिक कराए हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सब पर क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर सबका आंसर भी दिया जाता है। तो आप सब एक बार मुझे बच्चों बताएं कि जो इन प्रश्नों का आंसर आप लिखते हैं या केवल बस हवा हवाई किया, यार सुनील सर तो करा ही दे रहे, हम कर लेंगे, पता है भाई। तो अब जैसे ये प्रश्न है, आदर्श युवा ग्राम सभा 2025 का शुभारंभ जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र में एक नए प्रयोग का प्रतीक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि ग्राम सभाओं के माध्यम से युवाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाने से भारत में स्थानीय शासन, नागरिक चेतना और सामाजिक जवाबदेही में किस प्रकार परिवर्तन आ सकता है। अब ये टॉपिक मैंने कराया था, आदर्श युवा ग्राम सभाओं का दृष्टिकोण, यानी ये कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जिस पर आपको अलग से सोचना पड़े, मैंने कराया है, आपका दिमाग डेवलप किया है, मॉडल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई, बस थोड़ा सा मॉडल क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब QKDE मॉडल यानी क्वेश्चन की डिमांड, एग्जामिनर क्या चाहता वो भी मैंने लिख दिया, यानी 3 डायमेंशन आपको इस आंसर में लिखने, 1 2 3, और साथ ही क्रिटिकली एनालाइज शब्द लिखा हुआ, इसका मतलब होता है फायदे और चुनौतियां दोनों बतानी है। तो हर एक टर्म यहां पर क्लियर होता है, उसके बाद ट्रिक भी, यानी कैसे, सारी चीजें डिटेल, और फिर उसी पैटर्न पर पूरा मॉडल आंसर है। तो सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक में यह आर्टिकल, फिर क्वेश्चन की डिमांड, एग्जामिनर यहां जो भी सब सॉरी, तो एग्जामिनर क्या समझना चाहता है आप समझ रहे हैं। अगर आप मेरे साथ 1 साल
1.5 साल ये हिंदू में बिताते हैं, तो एग्जामिनर जो समझना चाहता है, अगर आप ये सीख सॉरी बच्चों, क्या ही हो गया है, ठीक है, एग्जामिनर जो समझना चाहता है, अगर आप रोज यानी हफ्ते में एक दिन, मैं बार ये चीज सिखा रहा हूं, एग्जामिनर ये समझना चाहता है, आप ट्रस्ट करिए कि आप हर एक क्वेश्चन की डिमांड समझ लेंगे। आज हिस्ट्री ऑप्शनल के हमारे डिस्कशन में ये भी एक पॉइंट था, बच्चे कहने लगे ये करना चाहिए वो करना चाहिए तब नंबर मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, केवल क्वेश्चन की डिमांड समझनी चाहिए। जो बच्चा डिमांड समझ गया 3 से 4 पॉइंट थोड़े कमजोर भी लिख देगा, लेकिन एग्जामिनर को पता लग गया कि डिमांड तक है ये, वहीं आपको ऐतिहासिक नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन की डिमांड को समझाना, आप देख सकते हैं यह आज के सेशन में नई चीज है कि नहीं। यानी डिमांड ऐसा नहीं कि हमने पीछे क्वेश्चन की डिमांड नहीं, क्यूकेडी मॉडल में पहला क्वेश्चन की डिमांड ही है, लेकिन आज हमने, आप देखेंगे क्यूकेडी बाद में लगाया, लेकिन पहले यह दिया कि आप लोग इसको बार बार रीड करेंगे। क्या करेंगे? एग्जामिनर यहां यह समझना चाहता है, या यानी क्या समझना चाहता, अब इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि एग्जाम आपको देना, लेकिन हम, हमारे ऐसे कोचिंग संस्थाएं क्या करें कि एग्जाम हम ही दे रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, हर एक क्वेश्चन भी हम ही करा दे रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे करंट हो, आप कुछ सोच ही नहीं रहे और एग्जाम आपको देना। सर इस बार का पेपर बहुत खतरनाक था। भाई खतरनाक तो लगेगा क्योंकि आप स्वयं काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो एग्जामिनर यहां क्या समझना चाहता है ये मैंने इस बार अलग कर दिया है जान करके, फिर उसका आंसर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो एक वैकल्पिक सीमा पार भुगतान प्रणाली यानी स्विफ्ट वाला जो टॉपिक मैंने कराया था, क्वेश्चन की डिमांड, यूपीएससी यहां क्या जानना चाहता है, ब्रिक्स का, फिर क्यूकेडी, तो जो यूपीएससी फिर उसका आंसर, तो यूपीएससी जो जानना चाहता है वो मैटर करता है, ठीक है। हर एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की डिमांड आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अलग किया, यानी यूपीएससी थोड़ा लैंग्वेज आपकी ठीक करूं, थोड़ा बेहतर समझाओ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको पढ़ाया, फिर क्वेश्चन की डिमांड कि वो क्या जानना चाहता है, ठीक है ना। इस प्रकार की चीजें आपके सामने आती। फिर आता है एक ए से, क्या समानता कभी एक दर्पण छवि हो सकती है या इसे एक नया स्वरूप देना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की डिमांड समानता के ऊपर मैंने दिया है, इंडियन पॉलिटी में भी आ जाता है और वैसे भी ये पूछ लिया जाता है। तो इनकी प्रैक्टिस करें खूब, और पूरा निबंध लिखा हुआ आप समझ सकते हैं, पूरा कंटेंट है उसका, ठीक है। तो ये रही आज की चर्चा, उम्मीद करता हूं आपके काम की रही होगी। बाकी ये टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना। 16 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट है, आपकी क्या तैयारी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप दीजिए, फिर हम बैठ करके, और ये केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, यानी 16 को लेक्चर, उसके बाद 17, 18, 19, एक सेशन पर 3 लेक्चर कम से कम, जिससे कि हर एक क्वेश्चन को मैं स्वयं डिस्कस कर सकूं। तो ये केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज में आपकी कमियां, और फिर टेस्ट सीरीज को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उसके लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सब आपका टीचर अवेलेबल कराएगा, जिससे कि अगले टेस्ट में आप जबरदस्त इंप्रूव कर सकें। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, बहुत बेहतर है। बाकी प्रीलिम्स की मेंटरशिप भी हमारे पास अवेलेबल है, जो बार बार फेल हो रही है उनके लिए। बाकी ये यूपीएससी की जर्नी आप हमारे साथ जरूर करें। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन है। थैंक यू सो मच बच्चों, लगे रहिए और एकदम डूब जाइए। कल हम मिलेंगे प्रीलिम्स पर कुछ अलग बातचीत करने के लिए, और जिससे कि आप प्रीलिम्स को लेकर के इस समय और अवेयर हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। कुछ आपको कहना, खैर ग्रुप में हम लोग सुबह शाम बातचीत कर ही रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।